बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का दूसरा वीडियो इसमें पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे आज कि जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि जीवाश्म पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे कि इनका जो विच्छेदन होता है वो उसको कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो अपन ने देखा था कि जीवाश्म जो होते हैं यानी जितने भी पदार्थों के जीवांश होते हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उन्हें ही हम जीवांश कहते हैं। और जीवांश का विच्छेदन यानी बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसीटीज आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका विघटन जो किया जाता है वो उसका विच्छेदन कहलाता है। तो इन विच्छेदन में की जो प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, तो अपन देखते हैं कि ये मुख्य 7 कारक हैं जो इस विच्छेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें जो पहला कारक है वो है पादप पदार्थों की प्रकृति, यानी पादप किस प्रकृति का है, उसकी नेचर क्या है, उस आधार पर विच्छेदन की प्रक्रिया डिपेंड करती है। मृदा नमी यानी मृदा में कितनी नमी है, किस प्रकार से उसमें मॉइस्चर पाया जाता है, उस आधार पर भी जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन होता है। इसी प्रकार से वायु संचार यानी मृदा में वायु की कितनी मात्रा उपस्थित है वो भी उसको प्रभावित करती है। मृदा ताप, मृदा का टेम्परेचर कैसा है, उस आधार पर भी जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है। 5वां जो पॉइंट है वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, उस आधार पर भी विच्छेदन की, अपन इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, उस आधार पर भी विच्छेदन की प्रक्रिया निर्भर करती है। पीएच यानी मृदा का पीएच कैसा है, पीएच मान भी जो होता है विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और पोषक तत्व, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अपन देखते हैं बच्चों, पहला जो पॉइंट है वो है पादप पदार्थों की प्रकृति, यानी पादप जो होते हैं वो उनकी प्रकृति जो होती है किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी ऐसे पादप जो बहुत अधिक क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, उनका विच्छेदन बहुत धीमी गति से होता है। जबकि ऐसे पौधे जिनकी उम्र कम होती है, सरल ऊतक वाले जो पौधे होते हैं वो आसानी से विच्छेदित हो जाते हैं और उनका विच्छेदन तीव्र गति से होता है। क्योंकि परिपक्व जो पौधे होते हैं उनमें हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। और जब इन पदार्थों की मात्रा अधिक होगी बच्चों तो इनका विच्छेदन धीमी गति से होता है। तो इसीलिए पादप जितनी कम उम्र का होगा उसमें नाइट्रोजन की मात्रा उतनी अधिक होगी, और जितनी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है उतना ही विच्छेदन उसका आसानी से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पादप पदार्थ की प्रकृति के आधार पर वे पौधे जो कम उम्र के होते हैं उनका विच्छेदन तीव्र गति से होता है। यानी कम उम्र वाले जो पौधे होते हैं उनका विच्छेदन बहुत ही तीव्र गति से होता है, जबकि जो परिपक्व पौधे होते हैं उनका विच्छेदन धीमी गति से होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दूसरी जो बात अपन करते हैं मृदा नमी, यानी जब मृदा में बहुत अधिक नमी हो या बहुत ही शुष्क मृदा होती है तो दोनों ही अवस्था में विच्छेदन की जो गति है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन एक पर्याप्त नमी वाली मृदा में विच्छेदन की प्रक्रिया जो होती है वो तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि इनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्याप्त नमी की उपस्थिति में ही विच्छेदन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। इसलिए पर्याप्त नमी वाली मृदा जो होती है, पर्याप्त नमी युक्त मृदा में विच्छेदन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। विच्छेदन तीव्र गति से होता है, यानी ज्यादा सूखी भी मृदा ना हो और उसमें बहुत अधिक पानी भी ना हो, ठीक है ना। यानी पर्याप्त अगर नमी उपस्थित है मृदा में तो उसमें विच्छेदन, जीवांश की जो विच्छेदन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। तीसरा जो पॉइंट है वायु संचार, यानी मृदा में जब वायु की मात्रा जितनी पर्याप्त होगी, जितनी अधिक होगी, सूक्ष्म जीव उतनी ही आसानी से विच्छेदन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, क्योंकि
वायु जितनी अधिक होगी उनको ऑक्सीजन के लिए अधिक ऑक्सीजन, श्वसन के लिए अधिक ऑक्सीजन मिलेगी और वो आसानी से उसका विच्छेदन कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं मृदा ताप की। कौन करते हैं? मृदा ताप जो है, मृदा का टेम्परेचर, पर्याप्त टेम्परेचर यानी जो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए वो मृदा का विच्छेदन बहुत तीव्र गति से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब मृदा का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य होता है तो वहां पर सूक्ष्म जीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और विच्छेदन जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से होती है। 40 डिग्री से अधिक ताप पर या 30 से कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे वहां पर विच्छेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है और वो मंद हो जाती है। इसलिए मृदा ताप जो होता है वो भी क्या करता है? विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर अपन देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात। यानी जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, यानी CN अनुपात जब कम होता है तो क्या होती है? विच्छेदन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। तीव्र गति से क्यों होगी? क्योंकि CN अनुपात कम का मतलब नाइट्रोजन की मात्रा उसमें अधिक होगी। जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है मृदा में तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का मान कम हो जाता है और विच्छेदन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और जब CN अनुपात अधिक होता है, अधिक कब होगा? जब नाइट्रोजन की मात्रा तो कम हो जाएगी और कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो CN अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा और उसमें क्या होगा? विच्छेदन की प्रक्रिया मंद गति से होगी, धीमी गति से हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है उसमें विच्छेदन की प्रक्रिया है उतनी तीव्र गति से होती है। फिर हम बात करते हैं pH मान की। pH जो होता है ये अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है। तो मृदा में जब pH मान उसका 7 से कम होता है या 7 से अधिक हो जाता है तो उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी सक्रियता कम हो जाती है और वो विच्छेदन की क्रिया को धीमी कर देते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जब मृदा का pH मान जो होता है 7 होता है, यानी pH 7 पर जब उदासीन, लगभग उदासीन प्रकृति की मृदा होती है, उस समय जीवांश जो पदार्थ होते हैं उनकी विच्छेदन की प्रक्रिया जो होती है तीव्र गति से होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इसमें अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम उसमें कुछ क्षारीय पदार्थ डाल देंगे मृदा में, तो उससे उसका क्या होगा? pH मान थोड़ा बढ़ जाएगा और वो उदासीन की तरफ बढ़ जाएगा और उसके विच्छेदन की प्रक्रिया फिर बढ़ने लगती है। अगर क्षारीय मृदा ज्यादा है तो उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ इस प्रकार डाल देते हैं कि pH मान 7 तक पहुंच जाए, जिससे उसकी विच्छेदन की प्रक्रिया तीव्र हो सके। तो इस प्रकार मृदा का pH मान भी किसी न किसी रूप में जीवांश जो पदार्थ होते हैं उनके विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर अपन देखते हैं इसका अंतिम जो कारक है वो है पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व किस प्रकार से हैं? जिन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है उसमें विच्छेदन की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होती है। पोषक तत्वों में भी जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो विच्छेदन की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र गति से होती है। तो बच्चों इस प्रकार हम ये जितने भी कारक हैं इनके बारे में अपन ने देखा कि जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को ये जो 7 कारक हैं ये प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में। देखो बच्चों, अपन अब पढ़ेंगे कार्बन चक्र, यानी जिसको अपन कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन चक्र का ये हुआ कि विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो कार्बन और ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, इन कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न जंतुओं से होकर के वायुमंडल में पहुंचती है और फिर वापस ये कार्बन जो होता है वापस से पेड़ पौधों और जंतुओं में होते हुए इस तरह से इसका चक्र एक चलता रहता है, जिसे हम कार्बन चक्र कहते हैं। तो अपन ये अध्ययन करते हैं कार्बन चक्र का कि कार्बन, जितनी भी कार्बन पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में होती है, वो जब उनके जीवांश बनते हैं यानी जीवांश बनते हैं, जब उनके अवशेष जो होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों की जो टहनियाँ, पत्तियाँ, जड़ें जो होती हैं, वो जब अवशेष के रूप में सड़ने गलने लगती है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा वो जितने भी कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल दिया जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। ये वायुमंडल में CO2 जो होती है
इसको फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं और भोजन का निर्माण कर देते हैं। उस भोजन को जब जंतु खाते हैं तो वो कार्बन जो होता है वो पेड़ पौधों से जंतुओं में चला जाता है। जंतु जब श्वसन क्रिया करते हैं, यानी जब बाहर सांस छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, CO2 वापस वायुमंडल में आ जाती है। इसी प्रकार से पादप भी जब श्वसन क्रिया करते हैं, यानी पेड़ पौधे भी जब सांस छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी CO2 होती है, वो वापस बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से कार्बन जो होता है इस पूरे चक्र में चलता रहता है। सबसे पहले कार्बन कैसे था, पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में। जीव जंतु और पेड़ पौधे जब मृत हो गए, मर गए, सड़ गल गए, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उसके अंदर अन्य प्रकार से विच्छेदन हुआ। विच्छेदन होने के बाद में जब अंतिम उत्पाद बना वो CO2 और जल बनता है। CO2 बनती है जो मृदा से वायुमंडल में आ जाती है। ठीक है बच्चों, उस CO2 में कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये कार्बन वापस क्या होता है, 3 प्रकार से आ सकता है। एक तो पादप के श्वसन द्वारा, जंतुओं के श्वसन द्वारा और जीवांश पदार्थों के विच्छेदन द्वारा ये वायुमंडल में आ गई। वायुमंडल से वापस कैसे जाती है, जाने का एक ही मार्ग है इसका पेड़ पौधों में कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब भोजन का निर्माण होता है प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित और जल द्वारा, तो ये भोजन के निर्माण के साथ कार्बन जो होता है वो पेड़ पौधों में चला जाता है। पेड़ पौधों को जब जंतु खाते हैं तो कार्बन जंतुओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे और जंतुओं में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में होती है, और ये कार्बन जो है पूरे चक्र में घूमता रहता है, जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस वीडियो में यहाँ पर मृदा के जो जीवांश थे उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विच्छेदन होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक और कार्बन चक्र के बारे में पढ़ा। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन इसके आगे के जो पार्ट है, जैसे ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।